सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम उमाकांत शुक्लः पुनः अद्य लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठमादाय भवतां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। पाठारम्भः स्यात् ततः पूर्वम् एकं मङ्गलश्लोकं प्रस्तौमि, यथा भवन्तोऽपि मङ्गलयुक्ताः स्युः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। क्रम प्राप्त सूत्रमस्ति दूराद्धूते च। इसके पहले तक आप लोग पढ़ चुके और मैंने वीडियो भी बना दिया था। आज का जो क्रम है सूत्र का वह है दूराद्धूते च। तो दूराद्धूते च इस सूत्र में विचार करते हैं क्या है क्या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं दूराद्धूते च, यह जो सबसे पहला शब्द दूरात्, यह पंचमी दिख रही है। यह प्रातिपदिकार्थ मात्र में दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च इस सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है, जो प्रातिपदिकार्थ मात्र में होती है। ठीक। और भूते लिखते हैं, वानम भूतम भावे यक्ता है। समझ में आ रही बात। भूत पद यहाँ पर बोधन का उपलक्षण है, ध्यान रखिएगा। दूरात् संबोधने, तो वहाँ पर एक चीज जो बता दें, उदाहरण आवे या विस्तृत कोई व्याख्यान हो, उसके पहले संबोधन से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बोधन अपेक्षित है अपने को। यहाँ पर संबोधन से संबोधन विभक्ति नहीं अपेक्षित है, इतना जरूर स्मरण रखिएगा। तो दूरात् संबोधने, दूर से यदि आप किसी को बोधन कर रहे हैं, बोधन करा रहे हों, बुला रहे हों, तो वैसी स्थिति में उस संबोधन वाक्य की जो टी है उसको प्लुत होता है। समझ में आ रही बात। दूराद्धूते च, इस सूत्र का मतलब है दूर से यदि किसी को बोधन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो उस वह जो बुलाने वाला वाक्य है, जिस वाक्य के द्वारा आप किसी को बुला रहे हैं, उस वाक्य की जो टी आप पढ़ रहे हैं किसको कहते हैं, उस टी को ही यहाँ पर प्लुत होता है। और आगे चल कर के सूत्र आएगा तो वहाँ पर उसको बताते हैं। प्लुत संज्ञा करते हैं तो या संज्ञा सासा फलवती, प्लुत संज्ञा करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर प्रकृति भाव प्रयोजन है। प्लुत संज्ञा करने का प्रकृति भाव प्रयोजन है। दूर से यदि बोधन हो रहा है और उस बोधन में जो वाक्य हुआ, उस वाक्य जो वाक्य हुआ तदंत नाम हो उसके, समझ रहे हैं ना, उसके अंत में यदि नाम है, किसी का गोत्र ही है, तो वहाँ पर
विकल्प से उस टी को, ध्यान रखिएगा, उस नाम अथवा गोत्र का जो टी हुआ उस टी को विकल्प से प्लुत होता है। और जब प्लुत हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्लुत करने का उद्देश्य है वहाँ पर प्रकृति भाव, अर्थात किसी भी तरह की संधि का न होना, यह उसका प्रयोजन कहा जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ठीक हो गई, यहाँ तक आपने अर्थ इसका समझ लिया, ठीक है। अर्थात जब हमने कहा कि यहाँ पर संबोधन विभक्ति अपेक्षित नहीं होती है बोधन में, आप कई बार पढ़ाते समय लोग बोल देते हैं कि संबोधन मतलब वही, तो यहाँ पर संबोधन हो अन्य देता उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये कहिए कि संबोधन विभक्ति ही वहाँ पर हो, तभी ऐसे वाक्य, ऐसा जो वाक्य तदंत गोत्र अथवा नाम की जो टी है उसको प्लुत होता है विकल्प से। ये चीज़ नहीं, कहना यह है कि संबोधन विभक्ति अपने को यहाँ पर अपेक्षित नहीं होती है। बोधन में कोई भी वाक्य हो सकता है, जैसे आगच्छतु भवान देवदत्त। अब आगच्छतु आप बोधन करा रहे हैं, बोधन वाक्य हुआ आगच्छतु भवान देवदत्त। उस तदंत जो नाम अथवा गोत्र, तो देवदत्त यहाँ नाम हुआ, यह संबोधन विभक्त्यंत नहीं है, प्रथमांत है। माने यह अन्य देतत् संबोधन में भी प्रथमा होती है, लेकिन ये प्रथमा कर्तृकारकत्वेन अत्र देवदत्तः है, विसर्ग वहाँ देख रहे हो। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर भी देखिए संबोधन विभक्त्यंत न होने के बावजूद देवदत्त में इसी सूत्र से, अर्थात दूरात् धूते च, इसी सूत्र से आपने क्या किया, अर्थात प्लुत किया। वाक्य ध्यान रखिए, संबोधन अर्थात बोधन में जो वाक्य हुआ वह हुआ आगच्छतु भवान देवदत्त, यह वाक्य हुआ। तदंत नाम कौन हुआ, देवदत्त, उसकी टी कौन है, तो तकार उत्तरवर्ती अकार है, जैसा कि आप वह सूत्र जानते हैं, अचोन्त्यादि टी, उस सूत्र के द्वारा वो वीडियो देखिएगा आप, उसमें ढूंढ लीजिएगा वीडियो में, उसमें साफ साफ लिखा रहता है हमारे वीडियो में कि किस सूत्र को, किस वीडियो में कौन से सूत्र का व्याख्यान है। तो उसमें वहाँ जाइए और अचोन्त्यादि टी सूत्र का जो वीडियो है उसको आप सुनिए, तो सूत्र आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो कहने का फिर भी थोड़ा सा बोल देते हैं, तो देवदत्त में माने अचों के मध्य में जो अंत्य अच, तकार उत्तरवर्ती आकार हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो उस आकार, वही आकार यहाँ पर क्या है, टी है। तो निश्चित रूप से उसी टी को क्या करना है, आपको प्लुत करना है। तो जब प्लुत कर देंगे तब उसका फल प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव रूप होता है। तो लगभग बातें दूरात् धूते च की हो जाती हैं। अनंतर सूत्र अर्थात जो प्रकृति भाव करता है वह सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। समझ में आ रही बात? प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, फिर से सुन लीजिए, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम एतेच प्रकृत्या स्युः, यह इसकी वृत्ति है। माने प्लुत और प्रगृह्य ये अच परे रहते नित्य ही प्रकृति भाव को प्राप्त करते हैं, अर्थात इनको प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का मतलब है कि किसी भी तरह की जो संहिता की विवक्षा में प्राप्त संधि है वो संधि कार्य नहीं होता है। समझ रहे? तो इस तरह से यही इस सूत्र का तात्पर्य होता, माने प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक
हैं, जो भी हैं, तो स्वाभाविक है प्लुत हो करेंगे आप, तो प्लुत जो है अच ही होता है। समझ में आ रही बात? अच की ही त्रिमात्रिक जो अच है उसी की प्लुत संज्ञा आप जानते हैं। सूत्र है ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता के द्वारा आप समझते हैं कि त्रिमात्रिक जो अच होता है उसी को यहाँ पर प्लुत समझना चाहिए। तो ठीक है, आपने प्लुत किया दूराधूतेचा से। अब इस सूत्र पर कुछ समझ लेते हैं कि क्या है। संहिता की जैसे वाक्य ही होगा, वाक्य की जो वाक्य और तदंत नाम अथवा गोत्र का जो टी है उसको आप प्लुत करने की बात की है निश्चित रूप से। तो वाक्य में ध्यान रखिएगा संहिता की विवक्षा होती है, वहाँ पर सविवक्षाम वाक्य सविवक्षाम अपेक्षते, परंतु विवक्षा यदि हो गई वाक्य में तो निश्चित रूप से संहिता में संधि कार्य आप करेंगे। तो संहिता में संधि कार्य होगा, समझ रहे हैं? तो प्रकृति भाव जो बात चल रही है, तो प्रकृति भाव का मतलब क्या समझते हैं? अर्थात स्वस्वरूपेणैव अवस्थानम, स्वस्वरूपेण अवस्थानम प्रकृति भाव, पहले भी बोल चुके हैं। समझ में आ रही बात? अर्थात स्वस्वरूपेण अवस्थान, तो यदि कोई संधि कार्य कर दिया जाए तो उसके जो वाक्य है या शब्द है उसके स्वरूप का विकार होगा। लेकिन जब हमने कहा, यह शास्त्र कह रहा है कि स्वरूपेण प्रकृत्या अर्थात स्वस्वरूपेण अवस्थानम, अर्थात किसी भी तरह के संधि कार्य को न करना, अर्थात संधि कार्यम न भवति, यही इसका तात्पर्य है, संधि कार्य नहीं हो। अब जो एक विचार विमर्श होता है आवश्यक है। किसी ने कहा कि भैया जो भी प्लुत करने वाले शास्त्र हैं, तो प्लुत जो है क्या है, त्रिपादी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। यदि प्लुत त्रिपादीस्थ हैं तो स्वाभाविक है प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम यह सपादी हुआ, तो वैसी स्थिति में इसकी दृष्टि में वो असिद्ध होंगे। और जब असिद्ध होंगे तो प्रकृति भावा माने प्रकृति भाव नहीं हो पाएगा, और प्रकृति भाव नहीं हुआ तो फिर समस्या ही है। आप कह रहे हैं प्रकृति भाव होता संधि कार्य नहीं होता है, तब तो ऐसी स्थिति में आपत्ति ही आपत्ति है। तो इस पर आप माने प्रत्युत्तर करिएगा कि चूंकि प्लुत को आधार मान करके यहाँ पर प्रकृति भाव का विधान है। सूत्र क्या कह रहा है? प्लुत प्रगृह्या अचिनित्य, अर्थात प्लुत और प्रगृह्य अच परे रहते नित्य ही प्रकृति भाव को प्राप्त करना प्रकृति भाव होता है। तो हमको कहना यह है कि प्लुत को लेकर के या प्लुतम आश्रित यत् सूत्रेण प्रकृति भाव क्रियते, प्रकृति भाव कर रहा है सूत्र, तो कैसे कर रहा है? तो इसका मतलब यह हो गया कि प्लुतम आश्रित जो प्रकृति भाव विधान है तत्सामर्थ्य ने यहाँ पर ये कहिएगा कि प्लुतत्व का अर्थात प्लुत का असिद्धत्व नहीं होता है। अर्थात प्लुतमाश्रित जो प्रकृति भाव विधान है तत्सामर्थ्यात यहाँ पर असिद्धत्व प्लुतों के विषय का अर्थात प्लुतानाम असिद्धत्व भाव कल्प्यते। समझ में आ रही बात? अर्थात प्लुत असिद्ध नहीं होगा, त्रिपादीस्थ होते हुए भी उसका असिद्धत्व नहीं होगा, क्योंकि प्लुतमाश्रित जो प्रकृति भाव विधान है उसका व्यर्थ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब जो एक आध बात और विचारणीय है। अब एक और समझिए, कोई यदि कह दे
कि पूरी की पूरी प्रक्रिया में ही लगभग अच संधि है, तो इको यणचि से अचि चला है, प्रत्येक सूत्र में अचि आ ही रहा है, तो यहाँ पर भी अचि तो आ ही जाता। तो प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, यहाँ पर पुनः अचि ग्रहण क्यों किए, यह भी अर्थात अनुवृत्त्यैव सिद्धे, यहाँ पर पुनः अचि ग्रहण क्यों किया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। बिल्कुल विचारणीय है कि यदि अचि चल रहा है तो फिर वहीं से अचि आ जाता, पुनः आपने अचि ग्रहण क्यों किया। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यासत्य न्याय से प्रत्यासत्या यहाँ पर ये समझना चाहिए कि जहाँ पर माने अचि माने प्लुत है, उधर अच है, या प्रगृही है, जो भी प्लुत है प्रगृही, ये तो जिन दोनों के विषय में यह माने इधर प्रकृति भाव अथवा प्लुत उधर अच, तो उस अच को निमित्त करके जो प्रकृति भाव विधान है तो उसको तो प्रकृति भाव हो जाएगा, लेकिन अब जिसको आपने प्रकृति भाव कर दिया, यदि उसको लेकर के दूसरी कोई संधि यदि किसी अन्य को अच को लेकर के हो रही है तो वह संधि हो जाए, इसलिए यहाँ पर अचि ग्रहण किया गया है। तत्सामर्थ्याद जो है वो यहाँ पर अचि ग्रहण सामर्थ्याद माने यत्र अच्यनयोः प्रकृति भावस् तत् अजनिमित्तक कार्यस्यैव प्रकृति भावेन अभाव। ध्यान रखिएगा, उस अच को निमित्त करके जो, ध्यान रखिएगा, प्रकृति भाव आप कर रहे हो अर्थात जो संध्या भाव कर रहे हो, तो उसी अच को निमित्त करके ही वहाँ पर प्रकृति भाव होगा। यदि दूसरा कोई है जिसके पूर्व पर के स्थान में कोई संधि कार्य प्राप्त है, तो वहाँ पर वैसी स्थिति में निषेध माने प्रकृति भाव नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ी देर के लिए उदाहरण आप एक समझो, उदाहरण से जो है स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जान उ अस्य रुजति है, जानू उ अस्य रुजति है। उ क्या है, निपात एका जनांग से एक एकोच निपात है, उसको आपने प्रगृह कर दिया, समझिएगा बात को। और जब वो प्रगृह हो गया तो प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से अच पर में कौन हो जाएगा, अस्य रुजति का आकार है, उसको निमित्त करके यहाँ पर प्रगृह्यमास, उस जो प्रगृह संज्ञा जिसकी किए हैं यहाँ पर उकार की निपातिका जनान से, उसको क्या प्राप्त है, ञण प्राप्त है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रकृति भाव आप प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से किए, प्रकृति भाव होने के कारण ञण कार्य रूप जो संधि प्राप्त थी वह संधि नहीं हुई, लेकिन वहीं पर जानू में नकार उत्तरवर्ती उकार और उ अस्य रुजति, उधर जो आप प्रगृह संज्ञा जिस उकार को किए थे वह उकार निमित्त के रूप में प्राप्त है। तो जानू और उ यहाँ, अब आप कहिए कि नहीं उकार वहाँ पर प्रकृति भाव, वहाँ पर उसको प्रकृति भाव हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है। उस अच के परतः उस अच को निमित्त करके उसको प्रकृति भाव है, लेकिन यदि यहाँ पर सवर्ण दीर्घ करना है तो वहाँ पर वह अच अर्थात उकार जो एकोच निपात है वह प्रगृह्य नहीं माना जाएगा, और इसलिए नकार उत्तरवर्ती उकार और जो उ है उन दोनों में सवर्ण दीर्घ वहाँ पर हो जाता है। जानू अस्य रुजति, यह जो है एक प्रयोग देखा जाता है। तात्पर्य यह हो गया कि इसी वही अचि ग्रहण सामर्थ्याति ही इस बात का ज्ञापन होता है, और अचि यदि न ग्रहण करते तो वैसी स्थिति में जानू में दीर्घ नहीं हो पाता, क्योंकि उकार को तो प्रकृति भाव आपने कर ही दिया था उस अच को निमित्त करके। समझ में आ रही बात ना, यही चीज है।
तो जानू अस्य रुजति यहाँ पर सवर्ण दीर्घ हो जावे, इसलिए यहाँ पर अचि ग्रहण पृथक कृत्य किया गया है। एक अब देखिए उदाहरण पर चलते हैं। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति है, तो प्रथम वाक्य है आगच्छ कृष्ण, ये वाक्य हुआ। ये क्या है? दूर से संबोधन वाक्य हुआ। उस संबोधन वाक्य हुआ तदंत नाम अथवा गोत्र, तो नाम है यहाँ कृष्ण, उसकी टी कौन हुई? णकार उत्तरवर्ती अकार, उस टी को प्लुत होता है, प्लुत विधान हो गया। और अब जब संहिता की विवक्षा हुई तो अत्र गौश्चरति इस वाक्यांतर के साथ जब जो है संहिता की विवक्षा होती है तो कृष्ण णकार उत्तरवर्ती आकार और अत्र का आदि आकार, इन दोनों में क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति है, वह दीर्घ ना हो। समझ में आ रही बात? वह दीर्घ ना हो, इसलिए आप जो है प्लुत प्रक्रिया नित्यम से क्या कर दीजिए? प्रकृति भाव कर दीजिए। प्रकृति भाव जब कर दिए आप तो स्वाभाविक है जैसा है वैसे रह जाएगा। प्राप्त जो सवर्ण दीर्घ है अकः सवर्णे दीर्घ इस सूत्र के द्वारा, वह दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ नहीं हुआ तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यही ऐसा ही वाक्य रह जाता है। तो ठीक है, आज इस वीडियो में केवल इन्हीं दो सूत्रों का व्याख्यान प्रस्तुत किया मैंने, और सामान्य रूप से आप इसको देखें, लगाएं, बैठें, और बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसको समझ करके फिर पुनः अगले एपिसोड में मिलते हैं। सभी के लिए नमस्कार।